एवरीवन, हमारा सेकंड चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग का। आइए, जो रेलेवेंट है वही बताऊंगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक जॉब वर्क करती हैं और दूसरी कंटिन्यूस प्रोडक्शन करती हैं। जो इंडस्ट्री जॉब वर्क करती हैं वो कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाती हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे प्रोडक्शन होता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट। यहां पर हर जॉब ऑर्डर यूनिक होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिए यहां पर काम होता है जॉब कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी जॉब कॉस्टिंग का ही पार्ट होता है, बट वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जॉब कॉस्टिंग जब यूज करते हैं तो वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। जब हम बात कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए शब्द यूज होता है, छोटे के लिए जॉब कॉस्टिंग यूज हो जाता है। ठीक, जैसे शिप बनाना एक जॉब कॉस्टिंग का पार्ट है, बिल्डिंग बनाना जॉब कॉस्टिंग का पार्ट है। बिल्डिंग बनाना कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग में कवर होता है, होती वो जॉब कॉस्टिंग ही है। जब जॉब कॉस्टिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो वहां पर जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होता है उसको हम जॉब कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या ये बैच कॉस्टिंग भी कई बार हम बोल देते हैं, हालांकि बैच कॉस्टिंग डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, दूसरा होता है कि दूसरी टाइप की इंडस्ट्री होती है जहां पर हम प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है, वहां पर यूनिफॉर्म चीजें बनती रहती हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट वहां पर ध्यान में ना रखते हुए आइडेंटिकल गुड्स बनाते हैं, कंटिन्यूस प्रोडक्शन में होती है। तो वो टाइप की इंडस्ट्री में जब हम कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं वहां पर हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, सिंगल आउटपुट, सिंगल टाइप का प्रोडक्ट ही बन रहा होता है वहां कंटिन्यूस प्रोडक्शन में, तो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग या कई बार उसके ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं और कई बार इसे यूनिट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। यहां पर प्रोडक्शन बहुत लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। तो दो टाइप की मेन इंडस्ट्रीज होती हैं, एक जहां पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है, जहां पे जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं जिसको। ठीक, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। जॉब कॉस्टिंग छोटी जॉब के लिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग शब्द जो यूज होता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉस्टिंग करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं। आपका जब सिलेबस चेंज हुआ इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपके सिलेबस में थी, ये जो अभी सिलेबस 2 अटेम्प्ट पहले आपका चेंज हुआ है ना, इससे पहले जब आप कॉस्टिंग पढ़ते थे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी आपके सिलेबस का पार्ट होती थी, अब वो हटा दिया गया है। वो भी जॉब कॉस्टिंग होती थी क्योंकि वहां पे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चीजें बनती थी। क्लियर है? और कंटिन्यूस में मैंने आपको बता दिया एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, आइडेंटिकल बन रहा है, लगातार बन रहा है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट यहां पर इंपॉर्टेंस नहीं है। नो डाउट कस्टमर को तो ध्यान में रखा जाता है, बट इंडिविजुअल कस्टमर की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के ये चीजें नहीं बनाई जाती हैं। तो यहां पर जो कॉस्टिंग यूज होती है उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। आप प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ के आए हो, आप जानते हो सिंगल आउटपुट, एक ही टाइप का आउटपुट होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग बोलते हैं। तो चलिए यूनिट कॉस्टिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट कॉस्टिंग में हम लोग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल पीरियोडिक कॉस्ट शीट बना लेते हैं, जितने भी यूनिट्स बने हुए होते हैं टोटल कॉस्ट को उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपको पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस उससे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा, सारे कंबाइंड प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकाली जाती है। टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल जिसको आप बोलते हो, और नंबर ऑफ यूनिट जितने भी प्रोड्यूस होंगे उसे डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ऐसे इंडस्ट्री पेपर, सीमेंट, ये वगैरह वगैरह में आपको मिलेगी जहाँ पे लगातार प्रोडक्शन और आइडेंटिकल प्रोडक्शन होता है। फॉर्मेट नॉर्मल कॉस्ट शीट का ही फॉर्मेट है, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। नॉर्मल फॉर्मेट है, कोई डिफरेंट फॉर्मेट नहीं है। स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव वर्क का ट्रीटमेंट सेम है। अगर आप नॉर्मल रीजन की वजह से, अगर कोई लॉस ड्यू टू नॉर्मल रीजन की वजह से कोई स्पॉइल्ड होता है तो स्पॉइल्ड को आप रेक्टिफाई करते हो, उसकी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट आपकी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनती है। अगर अब नॉर्मल लॉस हुआ है उसको रेक्टिफाई करते हो तो वो जो कॉस्ट आएगी वो पीएल में जाएगा, कस्टमर में नहीं जाएगा, कस्टमर उसको बियर नहीं करेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर कोई आपका यूनिट स्पॉइल्ड हुए, अगर तो नॉर्मल स्पॉइलेज है तो उसको रेक्टिफाई करने की कॉस्ट कल भी तो किया था हमने, उसको रेक्टिफाई करने की कॉस्ट जो भी आएगी वो कहाँ जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगी। और अगर अब नॉर्मल से ज्यादा अगर आपको कोई स्पॉइलेज हुई है तो फिर उसको रेक्टिफाई करने की कॉस्ट कॉस्टिंग पीरियड में जाएगी, उसको कस्टमर बियर नहीं करेगा। सेम अगर अब नॉर्मल रीजन से लॉस हुआ है उसको रेक्टिफाई करने का सारा खर्चा कॉस्टिंग पीरियड में ही जाएगा, वो आपकी कस्टमर की कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। ये स्पॉइल्ड मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल स्पॉइलेज,
और दूसरा एबनॉर्मल स्पॉइलेज। पार्ट ऑफ द कॉस्ट बनेगा विल इन्फ्लेट द कॉस्ट पर यूनिट, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ यूनिट कम हो जाएंगे और रेट पर यूनिट बढ़ जाएगा। ये देखो स्पॉइलेज, वो स्पॉइलेज की बात हो रही है जिनको रेक्टिफाई किया नहीं जा रहा। अब देखिए रॉ मटेरियल आपका इंट्रोड्यूस हुआ 20,000 यूनिट्स 10 पर यूनिट के हिसाब से, लेबर कॉस्ट 50 पर यूनिट आपकी, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी फैक्ट्री ओवरहेड है, नॉर्मल स्पॉइलेज है 10%। तो 20,000 का 10% कितना होना चाहिए था? 2,000। 18,000 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए था, एक्चुअल आउटपुट आया 17,500 यूनिट्स। इसका मतलब आपके पास 500 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट एंड वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल स्पॉइलेज। तो कॉस्ट पर यूनिट में हम नॉर्मल लॉस को ही कंसीडर करते हैं। आप देखो मटेरियल, रॉ मटेरियल 20,000 इंटू 10, 2 लाख का मटेरियल हो गया। लेबर कॉस्ट 10 लाख की लेबर कॉस्ट, 2 लाख 20,000 इंटू 50, 10 लाख की आपकी लेबर कॉस्ट होगी। फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट, वो भी आ गया। टोटल कॉस्ट 17 लाख होगी आपकी। अब जब आप डिवाइड करोगे तो नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड कर रहे हो, हालांकि एक्चुअल आउटपुट आपका कम है, तो नॉर्मल लॉस से ही डिवाइड माइनस करना है, जो रेट को इन्फ्लेट कर रहा है वो, तो आपका रेट ये हो गया। ठीक, तो अब नॉर्मल यूनिट 500 है, हम मानेंगे कि अब नॉर्मल यूनिट बन के खराब हुए, याद है ना, बन के कंप्लीट होके खराब हुए हैं। रस्ते में भी खराब हो सकते हैं बट वो प्रोसेस कॉस्टिंग में पड़ेंगे अगर रस्ते में खराब होते हैं। तो चीज बनी है, बन के खराब हुई है, तो 500 यूनिट्स खराब हो गए हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 47,222। सिमिलरली अगर आप रेक्टिफाई करते हो, अगर नॉर्मल डिफेक्टिव्स हुए हैं तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बना लिया जाता है, और अगर अब नॉर्मल डिफेक्टिव हुए हैं तो उसको कॉस्टिंग पीरियड में ले जाते हैं। एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपकी 10 लाख की है, लेबर कॉस्ट आपकी 5 लाख की है, फैक्ट्री ओवरहेड आपका 5 लाख का है। ठीक, 10,000 यूनिट का खर्चा ये। नॉर्मल डिफेक्टिव इज 5% ऑफ द यूनिट इंट्रोड्यूस, टोटल डिफेक्टिव यूनिट इज 750, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन और डिफेक्टिव इज 75% ऑफ प्रपोर्शनेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड। फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब देखो आपका मटेरियल कॉस्ट उतना ही आएगा जितना गिवन है, लेबर कॉस्ट आपकी 5 लाख की आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड भी गिवन है। अब यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। 750 यूनिट्स आपके टोटल डिफेक्टिव हुए हैं, उनको रेक्टिफाई करना है। तो 750 आप देखो कैसे निकालना है, 75% ऑफ प्रपोर्शनेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है, लेबर कॉस्ट इनकर्ड हुई है 5 लाख के ऊपर, और ये 10,000 यूनिट के ऊपर खर्च हुई है 250 के 750। अच्छा हाँ, टोटल डिफेक्टिव कितना 750 है, और नॉर्मल लॉस कितना था 500, और दूसरा कितना था 250। 250 की डिफेक्टिव कॉस्ट निकाल लीजिए आपका, 75% खर्चा हुआ, 9375 जोड़ दीजिए आपके पास, ये अब नॉर्मल में चला गया, और 500 जो है उसकी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट नॉर्मल में चलेगी। 750 हो गया ना, 750 के दो पार्ट, एक तो नॉर्मल डिफेक्टिव हो गया, अब नॉर्मल डिफेक्टिव हो गया। अब नॉर्मल डिफेक्टिव के ऊपर उसको रेक्टिफाई करने का जितना खर्चा हुआ, प्रपोर्शनेट 250 यूनिट्स के ऊपर 75%, ये प्रपोर्शनेट वैसे तो इतना खर्चा हुआ उसके ऊपर, उसका लेबर कॉस्ट इतनी है, उसका 75% जो भी आएगा वो कॉस्टिंग पीरियड में चला जाएगा। और 500 यूनिट आपके नॉर्मल डिफेक्टिव है, तो 500 यूनिट के ऊपर लेबर कॉस्ट इतनी खर्च हुई, लेकिन हमने 75% लेना है उसकी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, तो वो आपके पास रेक्टिफिकेशन में ऐड होगी, टोटल कॉस्ट आपकी इतनी होगी। ठीक है, और कॉस्ट पर यूनिट आप डिवाइड करके 201.875, जो अब नॉर्मल डिफेक्टिव है वो उधर जाएगा, और नॉर्मल डिफेक्टिव रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ओवरहेड का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट, बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम बैचेस में काम कर रहे होते हैं, बैचेस में प्रोडक्शन जब बन रहा होता है, बैचेस में भी हम लोग नॉर्मली, देखो यहाँ पर ना बड़ा कंफ्यूजन है, बैच कॉस्टिंग को जॉब कॉस्टिंग का पार्ट बना रखा है, बैच कॉस्टिंग को जॉब कॉस्टिंग का पार्ट बना रखा है, बट बैच कॉस्टिंग शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि बैचेस वो बनते हैं तभी बनते हैं जब कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है। इट शुड बी रेक्टिफाइड, अभी नहीं हो रहा, लेकिन बैच कॉस्टिंग यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, धक्के से लिखा हुआ है कि जॉब वर्क में बैच कॉस्टिंग लगती है, और हम लोग बीइंग ए टीचर हमें साबित भी करना पड़ता है कैसे लगती है, क्योंकि इन्होंने चेंज नहीं किया, काफी पीरियड से चल रहा है ये। बट ये जो बैच कॉस्टिंग का जो कंसेप्ट है, ये जॉब कॉस्टिंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। जॉब कॉस्टिंग में तो हम सिंगल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, बैच कॉस्टिंग में हम बैचेस बना के काम कर रहे हैं, और बैचेस तभी बनते हैं जब कंटिन्यूस प्रोडक्शन आइडेंटिकल होता है। जब चीजें आइडेंटिकल बननी होती है तो बैच कॉस्टिंग हम इस्तेमाल करते हैं। जॉब कॉस्टिंग में हम जॉब की कॉस्ट शीट बनाते हैं, बैच कॉस्टिंग में हम पूरे बैच की कॉस्ट शीट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना?
जब हम जॉब कॉस्टिंग कर रहे हैं तो एक जॉब की कॉस्ट निकालोगे, उसकी कॉस्ट शीट बनाओगे, और जब हम बैच कॉस्टिंग करेंगे तो क्या करोगे, पूरे बैच की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ बैच में जितने भी यूनिट से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास एक यूनिट की कॉस्ट आ जाती है। तो बैच कॉस्टिंग जनरली हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग आइडेंटिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं। जॉब कॉस्टिंग में भी बैच कॉस्टिंग एप्लीकेबल हो जाती है, बट उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी जॉब्स इकट्ठी होगी, उसमें 80 to 90% काम सेम जैसा हो, तो हम उस पीरियड के लिए उसके लिए हम बैच बना लेते हैं। अदरवाइज हम बैच कॉस्टिंग कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। बैच कॉस्टिंग में जो कॉस्ट शीट कॉस्ट कैलकुलेट होती है ना, वो बैच की कॉस्ट कैलकुलेट होती है, वहां पर जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होती है। ठीक, बैच कॉस्टिंग में हमारे पास जो मेन डिसाइड करना होता है साइज ऑफ बैच, कि बैच का साइज क्या होगा, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ बैच, एक बैच में आप कितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे। तो इस हमने बैच साइज ऐसे डिसाइड करना होता है कि आपकी जो कॉस्ट है ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम हो जाए। बैच साइज से रिलेटेड आपकी दो कॉस्ट एसोसिएट करती हैं, कौन कौन सी याद है आपको, एक आपकी कैरिंग कॉस्ट होती है, एक सेटअप कॉस्ट होती है। सेटअप कॉस्ट होती है मशीनों को सेटअप करने की कॉस्ट, जो मशीन जब आप एक बैच तैयार करते हो तो उसका सेटअप करने का जो खर्चा आता है वो सेटअप कॉस्ट होती है। जितनी बार बैच बनाओगे उतनी बार सेटअप कॉस्ट आपकी आएगी, 10 बार बनाओगे तो 10 बार सेटअप कॉस्ट आएगी, 15 बार बनाओगे तो 15 बार सेटअप कॉस्ट आएगी। और जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो होती है कि आपने जो माल बना के फिनिश गुड्स रख लिया, ध्यान देना यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ पे फिनिश गुड्स है, जो आपने फिनिश गुड बना के रख लिया उसको पूरे थ्रू आउट द ईयर जो कैरी करने की कॉस्ट आएगी वो आपकी कैरिंग कॉस्ट आएगी। हम ट्राई करेंगे कि हमारा बैच साइज ऐसा हो कि आपकी सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम हो जाए, और जिस पॉइंट पे वो दोनों मिनिमम आती हैं वहां पे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हमें मिल जाती है। सेटअप कॉस्ट के बारे में क्या बात की गई है, सेटअप कॉस्ट इज अ कॉस्ट preparation cost before production start. Setup cost is not affected by number of unit produced in the batch. Setup cost number of setup से affected होती है, एक सेटअप में कितने यूनिट बना रहे हो इससे प्रभावित नहीं होगी। टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, नंबर ऑफ बैचेस कितने बना रहे हो और एक बैच बनाने की सेटअप कॉस्ट क्या उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी टोटल सेटअप कॉस्ट आ जाएगी। सेटअप कॉस्ट रेलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि बैच नंबर ऑफ बैचेस बदलेंगे तो सेटअप कॉस्ट बदल जाएगी। सेटअप कॉस्ट इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह, सेटअप कॉस्ट इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड अनलेस सेपरेट इज नॉट गिवन, व्हाइल कैरिंग कॉस्ट इज पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, चीज को संभालने की, एक बार चीज बन जाएगी तो उसको संभालना पड़ेगा। ये जितना बड़ा आप बैच बनाओगे कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, जितना छोटा बनाओगे कैरिंग कॉस्ट कम बढ़ेगी, क्योंकि अगर एक बैच में छोटा कम यूनिट बनाओगे तो कम यूनिट फिनिश गुड्स में बनेंगे तो आपको कम यूनिट को संभालना पड़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। और अगर आप एक बड़ा बैच बना लोगे, कम बैचेस बनानी है तो आपको एक बैच में ज्यादा यूनिट बनाने पड़ेंगे, तो ज्यादा यूनिट बन जाएंगे तो उसको कैरी करने की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो ट्रेड ऑफ होता है, अगर आप सेटअप कॉस्ट कंट्रोल करने जाते हो, सेटअप कॉस्ट क्यों बढ़ती है, नंबर ऑफ सेटअप से। जब नंबर ऑफ सेटअप बढ़ेंगे कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेटअप में ज्यादा सेटअप बनाओगे तो एक यूनिट्स कम बनेंगे ईच सेटअप में, तो आपको कैरिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। अगर आप सेटअप कॉस्ट को कम करने के लिए बैचेस कम बनाओगे तो एक बैच में ज्यादा यूनिट बनाने पड़ेंगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो दोनों में ट्रेड ऑफ होता है। कैरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर कैरिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स फॉर होल ईयर। इसकी कैलकुलेशन हमेशा एवरेज इन्वेंट्री पे होती है, एवरेज बैच साइज पर होती है। इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एवरेज पर क्यों होती है। कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बैच साइज, एक बैच में जितने यूनिट बनते हैं उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाती है। ध्यान देना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अगर आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी होती है तो याद रखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे मल्टीप्लाई करके कैरिंग कॉस्ट आ जाती है। अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हुई है, क्योंकि यहाँ फिनिश गुड्स की कैरिंग कॉस्ट है, तो फिनिश गुड्स की कैरिंग कॉस्ट, फिनिश गुड्स के बनने में कितना खर्चा आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पता चल जाएगा, उसकी परसेंटेज दी हुई है तो वहां से आपके पास कैरिंग कॉस्ट ऑफ ईच फिनिश गुड्स आ जाएगी फॉर द होल ईयर। और बैच आपको एवरेज इन्वेंट्री मैंने आपको बता ही दिया कैसे होगा। कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है, हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होता है, स्टोर कीपिंग सैलरी होती है, स्टोर कीपर की सैलरी, स्टोरेज कॉस्ट होता है, जो उसमें अमाउंट इन्वेस्टेड होती है, जो आपने पैसा लगाया है इन्वेंट्री बनाने में, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ऑब्सोलेंस कॉस्ट होती है, और कैरिंग कॉस्ट भी डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट होती है। तो कैसे पता चले कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम बैच साइज। बैच साइज वो होगा जहां पर कैरिंग कॉस्ट और आपकी सेटअप कॉस्ट दोनों मिनिमम हो जाए, और वो मिनिमम होगी जब आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला इंश्योर करता है कि आपकी जो कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट मिनिमम हो जाए। इसकी अजम्पशन है थोड़ी सी,
वो पढ़ लेते हैं। हम पहले से मान के चलते हैं कि हमारी फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट वेल नोन इन एडवांस है। याद रखना, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट की बात यहां पर नहीं हो रही है, यहां पर फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट में पहले से ही मालूम है, हमें मालूम है कि साल भर में कितने फिनिश गुड्स हमें चाहिए होंगे। ठीक, दूसरा यहां पर डिमांड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब अगर 12 लाख की डिमांड सप्लाई करनी है तो हर महीने 1 लाख के यूनिट सप्लाई करने हैं और हर हफ्ते आपको 25,000 के यूनिट आपको सप्लाई करने होंगे। तो ये यूनिफॉर्म डिमांड है आपकी, ये अजम्पशन है। दूसरा, सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप से प्रभावित होगी, सेटअप के साइज से प्रभावित नहीं होगी। सेटअप कॉस्ट इज फिक्स फॉर पर सेटअप नॉट अफेक्टेड बाय द बैच साइज। एक सेटअप में कितने यूनिट बना रहे हो, इससे आपकी सेटअप कॉस्ट चेंज नहीं होगी। इस सेटअप कॉस्ट चेंज होगी कितने सेटअप बना रहे हो, ना कि एक सेटअप में कितने यूनिट बन रहे हैं। सिमिलरली कैरिंग कॉस्ट को हमेशा एवरेज बैच साइज के ऊपर आपको कंप्यूट करना है और आपकी कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट मिनिमम होंगी जब दोनों बराबर होंगी। इस बात को कंपेयर करके ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ये इसकी डेरिवेशन को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूले पे जाइए। ये आपका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है जो आपको बताता है कि दिस शुड बी द बैच साइज। इससे आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल सेटअप कॉस्ट दोनों मिनिमम हो जाएंगी। ठीक है, और इन्हीं दोनों को जोड़ के कई बार क्वेश्चन बोलता है रेलेवेंट कॉस्ट बता दीजिए आपकी कितनी है, तो सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को दोनों को जोड़ोगे वही आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होती है। क्वेश्चन कई बार बोलता है रेलेवेंट कॉस्ट बताइए, तो याद रखना सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को जोड़ोगे तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होती है। ए का मतलब एनुअल डिमांड होती है, एस का मतलब सेटअप कॉस्ट पर सेटअप और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम संभालने का खर्चा। ठीक, और टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, टोटल सेटअप कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। जल्दबाजी हुई तो ये फॉर्मूला भी लगा देना 2 इंटू ए इंटू एस इंटू सी, इससे भी टोटल आपकी रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी। आप अलग अलग नहीं निकालना चाहते, इस फॉर्मूले से भी आपकी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ जाती है। ठीक, ये मैंने आपको बता रखा है कि क्यों हम एवरेज इन्वेंट्री यूज करते हैं। ये नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप देखोगे भी नहीं, इसके ऊपर मत्था नहीं मारना आपने। ठीक है, वेले होगे तो मार लेना। कॉस्ट शीट इन बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग में आपकी कॉस्ट शीट कैसे बनती है, वही बैच की कॉस्ट शीट बना लीजिए, उसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर जो कॉस्ट शीट बनती है जॉब की नहीं बनती है, यहाँ पर बैच की बनती है। ईच बैच की कॉस्ट शीट बना दीजिए, उसमें डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपके पास उस कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, एनुअल डिमांड फिनिश गुड्स की 1,50,000 है, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप आपकी 10,000 है। एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स आपका 1,50,000 है, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप 10,000 है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 10%। 10% किसका होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट का। प्रोडक्शन कॉस्ट का यानी कि 15 रुपए। आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बतानी है और रेलेवेंट कॉस्ट बतानी है, फॉर्मूला लगाइए, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पता लगी और रेलेवेंट कॉस्ट टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे पता चलेगा। आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट 1.5 लाख है और एक बैच में आप इतने यूनिट बना रहे हो, ट्राइड किए, अवॉइड करो कि आप राउंड ऑफ ना करो। ठीक है, तो जो आ रहा है वो उससे मल्टीप्लाई कर दो, रीजन बीइंग क्योंकि फिर मैच नहीं करेगी आपका डाटा। और कई बार बुक ने राउंड ऑफ किया होता, कई बार नहीं किया होता, तो आप बेटर है कि बिना राउंड ऑफ किए चलो। तो आप नंबर ऑफ सेटअप निकाल लीजिए, आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट इतनी है, एक बार में एक बैच में आपके इतने यूनिट बन रहे हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ सेटअप आ जाएंगे और आपकी एक बार की सेटअप कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस इज योर सेटअप कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी निकालोगे, बैच साइज में इतना बन रहा है, एवरेज क्वांटिटी कितनी आएगी, 2 से डिवाइड कर लीजिए, एक यूनिट को संभालने के पूरे साल के खर्चे 15 हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट आएगी। अब देखो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के ऊपर दोनों सेम आएंगी, दोनों को जोड़े, ये आपकी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। आप फॉर्मूला लगा दोगे तब भी आपकी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इतनी ही आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल 4, एनुअल रिक्वायरमेंट आपके 10 लाख के यूनिट्स है, कैरिंग कॉस्ट आपकी 20% है, सेटअप कॉस्ट आपका 1 लाख पर सेटअप है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका इतना है। ये तो नॉर्मल है। आपकी सेटअप एनुअल डिमांड पता है, आपको सेटअप कॉस्ट पता है, आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 1000 के ऊपर 20%, 200 आपकी क्या आ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पता लग गई आपको। ये बहुत कॉमन पॉइंट है जो क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि व्हाट इफ अगर आप इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ना प्रोड्यूस करो तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इनकर्ड होगी। तो कहता है कि अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड इफ कंपनी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट पर बैच। आपका इकोनॉमिक बैच साइज क्या कहता है, इतने यूनिट बनाइए, और वो कहता नहीं हम तो 1 लाख बनाएंगे, तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। 1 लाख के ऊपर आप निकाल लीजिए आपकी क्वांटिटी कॉस्ट, आपकी सेटअप कॉस्ट कितनी आएगी, आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, दोनों को जोड़ लीजिए, 1 लाख यूनिट के ऊपर इतनी आएगी
और इकोनॉमिक बैच के ऊपर इतनी इतनी आएंगी, जोड़ लीजिए, ये आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो आप इनकट करोगे बाय नॉट प्रोड्यूसिंग एट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ये डिफरेंस है, ये तो पढ़ ही लोगे, ठीक है। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पानी में चलिए देखिए, इलस्ट्रेशन 1, रॉ मटेरियल गिवन है, वेजेस गिवन है, मशीन आवर्स गिवन है, ये ओवरहेड आगे, और ये ऑफिस ओवरहेड गिवन है, सेलिंग ओवरहेड गिवन है, यूनिट प्रोड्यूस गिवन है, तो आपको बताना कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब ध्यान देना, आपको यहां पर 2000 यूनिट की फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन द वीकली आउटपुट इज 2000 यूनिट का आपको सेलिंग प्राइस पता करना है, यानी कि 2000 यूनिट की कॉस्ट आउटपुट बनानी है एक वीक की। तो इसमें आप देखिए मटेरियल कॉस्ट पता है, डिवाइड कर लीजिए, ये डायरेक्ट है, डिवाइड करोगे पर यूनिट पता लग जाएगा, तो 2000 की मटेरियल कॉस्ट रिकॉर्ड हो जाएगी। लेबर कॉस्ट भी डायरेक्ट है, सीधा डिवाइड करोगे तो आपके पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी। आपके फैक्ट्री ओवरहेड यहां पर इस क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल है, ना तो ये डायरेक्ट है, ना ये फिक्स, ना ये वेरिएबल है, ना फिक्स्ड है, तो आपको सेमी वेरिएबल वेरिएबल पार्ट अलग करना पड़ेगा और फिक्स पार्ट अलग करना पड़ेगा, उसके मुताबिक फिर आपको 2000 यूनिट की कॉस्ट शीट बनेगी। क्लियर है? मटेरियल तो पता लग जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, आपका मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, वेजेस पर यूनिट सेम है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड यहां पर क्या होंगे, क्या होंगे, सेमी वेरिएबल। क्लियर है? ऐसे पता होना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही पता होना चाहिए कि सेमी वेरिएबल है, ये ढूंढने ना पड़े, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब टाइम बचता है। नहीं तो ढूंढते रहो, क्या करना है, कर तो लो गई, 4 मिनट का क्वेश्चन 8 मिनट में कर तो दो गई, लेकिन 4 मिनट जो वेस्ट हो गए उससे आपका 4-6 नंबर का पीछे क्वेश्चन रह गया। ये बात क्लियर रखिए, अगर आप 1 नंबर का क्वेश्चन 1.8 मिनट में नहीं कर रहे तो आपका पीछे पेपर रहेगा, ये फॉर श्योर है। 10 नंबर का क्वेश्चन 18 मिनटों में होना चाहिए। अगर 20 मिनट लगा रहे हो तो इसका मतलब 2 नंबर एक क्वेश्चन में गए, 10 क्वेश्चन किए, 20 मिनट गए, और 20 मिनट का मतलब आप समझ लो कितने नंबर का क्वेश्चन गए, पीछे आपका पेपर रह जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन गया, पीछे रहेगा ही रहेगा। वो आप जब क्वेश्चन करोगे तो शुरू से ही पता लग रहा है कि आपका पेपर पीछे चल रहा है, एंड में जाके अचानक से झटका क्यों लगेगा, वो पहले से पता है। तो आपको टाइम सेव करना होता है, और टाइम सेव तब होता है जब आपको, जैसे मैंने सीधे ही बता दिया इसमें ये है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें ये है। वो कैसे पता चलेगा? स्टडी मटेरियल ही आना है पेपर में, जो क्वेश्चन दिए हैं वही करके जाओ ढंग से, वही आएंगे। देख लीजिए क्या ट्रीटमेंट करना है, लॉजिक के चक्कर में मत पड़ना, ऐसे करना है ऐसे करना, भाई साहब हाथ जोड़ के, तू लॉजिक लूजिक के चक्कर में मत करना, ढूंढने मत लग जाना वहां पर कि सोचूंगा ये कैसे हो रहा है। तो भाई करो जो हो रहा है। तो यहां पर ये सेमी वेरिएबल है, और वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट अलग अलग करना है। क्लियर है? तो ये कॉस्ट शीट आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट, ये सारा इन्होंने अलग अलग करके बता रखा है। बैच कॉस्टिंग में आइए, ये देखो, ये एक बेकरी है और ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का क्वेश्चन है, नहीं कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, ये भी बैच कॉस्टिंग का। इसमें आप 50 मफिन्स बना रहे हो एक बैच में, 600 मफिन चाहिए तो 12 बैचेस बनेंगे। 605 बनाने होते तो 13 बैच बनते। इस बात का ख्याल रखना, हमने ये जो क्वेश्चन किया हुआ था हमारे में 605 बैचेस भी थे, 605 मफिन्स बनाने थे। या एक बैच की कॉस्ट मालूम है आपको, तो 12 बैचेस की कॉस्ट बनानी है, बाकी एवरीथिंग एल्स इज गिवन। नेक्स्ट, a jobbing factory has undertaken to supply 200 pieces of component per month for ensuing 6 months. 200 सप्लाई करोगे एवरी मंथ। ए बैच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट विच मटेरियल लेबर आर बुक्ड एट एक्चुअल। कहता है कि एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर ओपन होता है जिसमें आप मटेरियल और लेबर को एक्चुअल लेवल पर बुक करते हो, एक्चुअल में। ओवरहेड आर लेवाइड एट द रेट इक्वल टू पर लेबर आर के हिसाब से ओवरहेड चार्ज कर लेते हो। सेलिंग प्राइस आपका 8 पर पीस है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ 1200 पीसेस। आपका ये बैच ऑर्डर है। यहां पर ना बच्चे एम ही सोचते रहते 200 तो बने नहीं, तुम्हें क्या लेना, 180 बने 180 बनाओ। कहते हैं 200 सप्लाई करने 180 बने हैं,
तुम चुप करके क्वेश्चन करो। एम चक्कर में पड़े हो। ठीक है, मूर्ख तो ऐसे ही है, इसको 210 कर दें, झंझट ही खत्म हो जाए। तो वो सोचते रहते हैं कि इस बार तो 200 बनाई नहीं। तो आपको कोई चक्कर में नहीं पड़ना, आपको ये रिकवरी रेट आ जाएगा ओवरहेड का, ईच मंथ का अलग अलग ओवरहेड का रिकवरी रेट आ जाएगा। ईच मंथ, हर बैच अलग अलग महीने में 200 यूनिट आपने सप्लाई करने हैं। लेकिन जब कॉस्ट शीट बनाओगे तो जितना एक्चुअल बोला उसी के हिसाब से आप बनाओगे। ठीक, ओवरऑल पोजीशन भी आपको बतानी है। ये आपका सेल वैल्यू आ गई 200 की, ये मटेरियल कॉस्ट आ गया, जितने जितने यूनिट बने उनकी सेल वैल्यू, मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, ओवरहेड। ओवरहेड के लिए रिकवरी रेट यहां से निकल जाएगा, डिवाइड करके हर बैच का अलग अलग रिकवरी रेट होगा, वो आप लेबर आर के ऊपर लगा दोगे। लेबर आर कहां से पता चलेंगे? ये रे लेबर आर आपको यहां से पता चल जाए, यहां से आपको रिकवरी रेट आएगा, लेबर आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ओवरहेड आ जाएंगे। ठीक, सेल वैल्यू आ गई, मटेरियल कॉस्ट आ गया, डायरेक्ट वेजेस आ गए, ओवरहेड हो गई, और ये टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट पर बैच, क्यों? सेलिंग प्राइस मालूम है, ये कॉस्ट आ गई, आपका प्रॉफिट पर बैच है, और कॉस्ट पर यूनिट भी बताना है और प्रॉफिट पर यूनिट भी बताना है, वो भी हमने साथ साथ बता दिया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है। और साथ में ओवरऑल पोजीशन भी बोली है। ओवरऑल पोजीशन सेल वैल्यू 1200 यूनिट्स 8 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 6 महीनों में 1200 यूनिट सप्लाई करोगे, 6 महीनों में आप 1200 यूनिट सप्लाई करोगे, तो 1200 का ये आ गया। और 1200 की कॉस्ट आपकी एवरेज कॉस्ट लेनी है, ये वाली ध्यान देना। साथ में टोटल का कॉलम इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपको ओवरऑल पोजीशन भी बतानी है। तो आपकी एवरेज कॉस्ट 7.34 है, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास ये प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। कई बार हम टोटल का कॉलम मिस कर देते हैं क्योंकि उसने ओवरऑल पोजीशन पूछा, तो आधे मार्क्स इसके भी हैं आपके। मेन कैलकुलेशन कर दी है तो फ्री में मार्क्स हैं आपके, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ईबीक्यू का क्वेश्चन है। आपको पता करना है कितने यूनिट्स एक बैच में बनाने हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिटरमिन द ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये भी ईबीक्यू का क्वेश्चन है। स्टेट हाउ वुड, अच्छा, दो कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन के बीच में कितना गैप है? 360 दिन है, कितने बैच बन रहे हैं? मान लो 10 बैच बन रहे हैं, 36 दिनों बाद आप दूसरा बैच तैयार करते हो, सिंपल है। ठीक, जितना पीरियड है, दो इंटरवल कितने हैं? 2 कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन, यानी कि 2 बैचेस में कितने टाइम का इंटरवल होता है। तो आप देख लीजिए टाइम पीरियड कितना है, 360 है, 365 है, जो भी है। कितने बैच बन रहे हैं? 10 बैच बन रहे हैं, 12 बैच बन रहे हैं, डिवाइड कर लीजिए, पता लग जाएगा कितना टाइम इंटरवल 2 बैचेस के बीच में है। ठीक, और मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पूछ रहा है ये, तो वो निकाल लीजिए। हाँ, कैरिंग कॉस्ट ही पूछ रहा है। ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये आ गया, और मिनिमम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, यानी कि आपकी कैरिंग कॉस्ट पूछ रहा है। क्लियर है? वो हो जाएगा। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 7 हम कर रहे थे, रिवीजन का लेक्चर था हमारा कॉस्टिंग का। इलस्ट्रेशन 7 पे थे हम लोग, याद होगा आपको। आइए डिस्कस करते हैं। कंपनी हैज ए एनुअल डिमांड फ्रॉम ए सिंगल कस्टमर ऑफ 50,000 लीटर ऑफ पेंट प्रोडक्ट, ये आपकी एनुअल डिमांड होगी। द टोटल डिमांड कैन बी मेड अप ऑफ ए रेंज ऑफ कलर टू बी प्रोड्यूस्ड इन ए कंटिन्यूस प्रोडक्शन रन, after which a set up of machinery will be required to accommodate the color change. The total output of each color will be stored and then delivered to a customer as single load immediately before production of the next commence. ये फालतू का ज्ञान है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे क्वेश्चन में, नॉट रेलेवेंट। कहानी समझाइए, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मालूम है। 2 मेथड बोले गए, आपको याद होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के, तो टेबुलेशन मेथड था, टेबल बना के देख लो, जिस बैच साइज के ऊपर आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट मिनिमम आ जाएगी वो चुन लो, या फिर वो ईबीक्यू का जो फॉर्मूला उससे चुन लो। दोनों में से आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन में दोनों एप्लीकेबल है। ठीक, तो सेटअप कॉस्ट दे रखी है, एनुअल डिमांड आपकी 5000 लीटर की है, सेटअप कॉस्ट 100 है, और होल्डिंग कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन रेंटेड स्टोरेज स्पेस विच कॉस्ट, आपका होल्डिंग कॉस्ट है 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम, और ईच स्क्वायर मीटर कैन होल्ड 250 लीटर सुटेबली स्टैक्ड। उसमें 250 लीटर एक, यानी कि 250 लीटर को स्टोर करने का खर्चा, कैरी करने का 50 रुपीज है। क्लियर है? उसके हिसाब से जितना भी होगा उसे निकाल लेंगे। रिक्वायरमेंट देखो, तो आपके पास एनुअल डिमांड पता है,
आपकी सेटअप कॉस्ट पता है और आपकी कैरिंग कॉस्ट पता है। ठीक, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर लीटर की नहीं पता आपको, आपको पता है 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम, और 1 स्क्वायर मीटर में 250 लीटर स्टोर हो जाता है। ठीक, तो 1 लीटर की नहीं पता आपको, तो 1 लीटर की डिवाइड करके आ जाएगी। 1 लीटर की कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 50 डिवाइड बाय 0.2, 20 पैसे आ जाएगा पर लीटर पर एनम, पर लीटर पर एनम। ठीक, तो आपको बोला कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर बैचेस में रेंज फ्रॉम। अब देखो यहां पे टेबल बनाने को बोल दिया, बैचेस में रेंज फ्रॉम 4000 टू 10,000 लीटर, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 in multiple of 1000 liter and choose the production batch size which will minimize the cost। तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा इस तरीके का, 4000 बैच, एक बार में 4000 लीटर बनाओगे, एक बार में 5000 लीटर बनाओगे, एक बार में 6000 लीटर बनाओगे, एक 7, 8, 9, 10, और फिर ईच लेवल के ऊपर सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकाल लीजिए, फिर टोटल कर लीजिए, जिस पे मिनिमम आएगा वो चुन लेंगे। अब देखो अगर आप 4000 बनाओगे तो कितने बैचेस बनेंगे? 50,000 को 4000 से डिवाइड करो, कितना आएगा? कितना? 12.5, और एक बैच के लिए सेटअप कॉस्ट कितनी है? 100, तो इतनी आ गई। सिमिलरली अगर आप एक बार में 5000 लीटर बनाओगे एक बैच में, तो कितने बैचेस बनेंगे? 10 बैच बनेंगे, और एक बैच की आपकी सेटअप कॉस्ट कितनी है? 100 है ना, तो 1000 होगी। इसी तरीके से आप ईच बैच साइज के हिसाब से सेटअप कॉस्ट निकाल लोगे। आपको कैसे मालूम ये करना है? लिखा हुआ उसने कि 4000 से, मान लीजिए आप 4000 एक बैच में बना रहे हो लीटर, और 10,000 तक बनाना है। आप बताइए किस पे मिनिमम आएगा, और मल्टीपल ऑफ 1000 में चलना है। तो 4000 लीटर एक बैच में बना रहे हो, 5000 लीटर, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 सो ऑन। उसके बाद आपकी होल्डिंग कॉस्ट। अब देखो एक बार में कितना बना रहे हो? 1250 लीटर, तो आप देखो 1250 लीटर डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री आपके पास इतनी आएगी। सॉरी, एक बार में 4000 लीटर बना रहे हो, और आप होल्ड कितना करोगे? डिवाइड बाय 2, इतना होल्ड करोगे। और होल्ड करने की 1 लीटर की 1 साल की कॉस्ट कितनी है? 0.20, तो 400 आ गया। इसी तरीके से 500 आ जाएगा, 600, 700, 800, 900, 10 जोड़ के देखिए, यहां पर आपकी मिनिमम कॉस्ट आ रही है, तो 7000, यही है ना मिनिमम। तो एक बार में अगर आप 7000 यूनिट्स बनाओगे एक बार में, बैच साइज आपका 7000 लीटर होगा, तो आपकी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जो हो जाएगी वो ये होगी। ठीक है, मतलब बैच साइज आपको 7000 लीटर बनाना चाहिए। अगर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ईबीक्यू से पता करो कितना होगा, तो ईबीक्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए, वहां से आया 7071 लीटर, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही आया है। ठीक है, बस चले आगे। आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डिफरेंट बिजनेस इन ऑर्डर टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग फॉलो। बताओ, डिफरेंट बिजनेस इन ऑर्डर टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस। अलग अलग बिजनेस अलग अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉलो कर सकते हैं। ठीक, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग नहीं, वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग तब होता है जब वो फॉलो करते हैं, भी हम यूनिफॉर्म फॉलो करेंगे, वो एग्री करते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि सारे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, फॉलो तो कुछ भी कर सकते हो। यहाँ कौन सा अकाउंटिंग रूल लगे हुए हैं कि एस लगे हुए आपको ऐसे ही करना है। कुछ कंपनीज के ऊपर होता है कि जहां पर आपके ऊपर वो होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, बट वो जस्ट 1% ऑफ द कंपनीज भी नहीं है, तो वो डिफरेंट मेथड फॉलो करते हैं कॉस्टिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इन ऑर्डर टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फॉलोइंग आर यूज्ड। बताइए, इन ऑर्डर टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉलोइंग आर यूज्ड। बताओ, अरे मेथड ऑफ कॉस्टिंग, क्या 3 ऑप्शन दिखती नहीं? गलत है। यूनिट कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल व्हेन। बताइए, सी आंसर। होमोजीनियस प्रोडक्ट फॉलो करते हो
तो आपको यूनिट कॉस्टिंग फॉलो करनी होती है। इन केस प्रोडक्ट प्रोड्यूस और जॉब अंडरटेकन आर ऑफ डाइवर्स नेचर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग बताओ डी, मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर नॉन स्टैंडर्ड। जॉब कॉस्टिंग का मतलब वही हो गया ना कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी गुड्स बिजनेस आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा, जो कस्टमर मांगेगा वैसा बना देंगे। नॉन स्टैंडर्ड और नॉन रेपिटेटिव प्रोडक्ट्स। प्रोडक्शन प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट prepare a list, production planning department prepare a list of material and spares required। ध्यान देना, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है, क्या बनाता है? लिस्ट बनाता है, लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड स्टोर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर, बिल ऑफ मटेरियल। मटेरियल चैप्टर में पढ़ा हुआ, वहां का पॉइंट है ये। बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ, बोलो, वहां लिखा हुआ है, ठीक। Batch costing is similar to that under job costing except the with the difference that, बताइए, यहां पर बैच कॉस्टिंग में बैच की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, यूनिट की कॉस्ट नहीं कैलकुलेट की जाती। बेस्ट आंसर ढूंढना होता है। द मेन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इंक्लूड, बताओ, लेंथ ऑफ टाइम टू कंप्लीट, कल ही तो बताया था। जॉब कॉस्टिंग छोटी जॉब्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बड़ी जॉब्स होती हैं, होती वो भी जॉब कॉस्टिंग ही है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ बैच ऑफ प्रोडक्शन वेयर, बताइए, बी एंड सी। सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीन इज मिनिमम और कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, ये दोनों मिनिमम होगी। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ गया, आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैंने आपको कॉस्ट शीट में करने को दिया था, सेम बोला था करके लाना, याद है? याद ही नहीं। क्वेश्चन बैंक में बोला था, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ क्लास में, ठीक। तो ये क्वेश्चन वही है, सेम है, आपको बोला था कर लेना स्पेसिफिकली, तो आई होप आपने कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट है ये, कॉस्ट शीट में भी आ जाता है क्वेश्चन और जॉब बैच में भी आ जाता है। इसमें पता क्या ओवरहेड है, देखो मैं पढ़ देता हूं। वंडर लिमिटेड एज ए कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट्स पर एनम, 1,20,000 यूनिट्स हैं एट इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। ऑप्टिमम कैपेसिटी के ऊपर आप 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे। प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज अंडर, मटेरियल 90 पर यूनिट है, लेबर 60 पर यूनिट है, ओवरहेड ये तो फिक्स्ड है, वेरिएबल ये भी गिवन है। सेमी वेरिएबल का चक्कर पड़ता है इस क्वेश्चन में। सेमी वेरिएबल कहता है 20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, एंड यानी कि 50% कैपेसिटी पे 20 लाख, उसके बाद 52 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा अमाउंट 4 लाख फॉर, इसका मतलब 52 75% पे अगर हो तो इसमें 25% 24 लाख हो गया, और देन 75% से 100% तक 28 लाख, यानी कि अगर मैं 56% पे भी काम कर रहा हूं तो 20 साल के खर्चे 24 लाख, ठीक। द प्रोडक्शन इज मेड इन ऑर्डर नॉट फॉर द स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा यहां पर, जितना बनाओगे बिक जाएगा, इसका मतलब ये होता है। इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो एंड मैनेजमेंट डिजायर्ड ए प्रॉफिट ऑफ 20 लाख फॉर द ईयर, आप पूरे साल का प्रॉफिट इन्होंने दे दिया, पूरे साल का मतलब पूरे साल का। डिटरमिन द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड, तो आपको बताना है पहले 3 महीनों में आप 50% कैपेसिटी पे काम करोगे, उसके बाद आप अगले 9 महीने 80% कैपेसिटी पे काम करोगे। तो पहले कॉलम बनेगा एक 3 महीनों का, फिर एक 9 महीनों का कॉलम बनेगा, फिर एक टोटल का कॉलम बनेगा। 3 महीनों में आपका जो प्रोडक्शन होगा, ऑप्टिमम लेवल क्या है 100% मान लीजिए, 80%, ऑप्टिमम लेवल क्या है 100%, तो इसका मतलब 100% पर आप कितना बनाओगे 10,000 पर एनम बनाओगे पर मंथ। अगर आप 50% बनाओगे तो 5,000 पर मंथ यूनिट बनाओगे, और अगर आप 80% पे कर रहे हो तो 8,000 पर मंथ बनाओगे, यही बनाओगे। तो पहला कॉलम
3 महीनों के लिए बनेगा। प्रोडक्शन कितनी होगी 3 महीनों में? 15,000। दूसरा कॉलम बनेगा 9 महीनों के लिए, प्रोडक्शन कितनी होगी? 72,000। और तीसरा टोटल का कॉलम बनेगा, वहां पर 15 और 72 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 87,000। ठीक, 3 कॉलम बन गए। मटेरियल कॉस्ट 90 पर यूनिट फर्स्ट कॉलम है, उसके मुताबिक आ जाएगा। सेकंड कॉलम में उसके मुताबिक आएगा, टोटल में आ जाएगा। लेबर कॉस्ट भी सेम आ जाएगी। फिक्स्ड ओवरहेड पहले कॉलम में 3 महीनों के आ जाएंगे, अगले कॉलम में 9 महीनों के आ जाएंगे। अरे 30 लाख हो गया पूरे साल का, 2.5 लाख एक महीने का हो गया, 3 महीनों का 7.5 लाख आ गया, और 9 महीनों का 22.5 लाख हो गया, टोटल में 30 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 100 पर यूनिट है, तो पहले 3 कॉलम में जितने यूनिट प्रोडक्शन बनी है उसके हिसाब से, दूसरे कॉलम में जितने यूनिट बने उसके हिसाब से टोटल में चला जाएगा। सेमी वेरिएबल में आपको ध्यान देना है। सेमी वेरिएबल में पहले आपकी 50% कैपेसिटी है, तो 50% कैपेसिटी का मतलब हो गया कि आपका साल का खर्चा 20 लाख मान के चलो। ठीक है, 3 महीनों में 20 साल का, पूरे साल का 20 लाख मान के चलो, 3 महीनों में कितना हो जाएगा? 5 लाख। तो सेमी वेरिएबल खर्चा पहले कॉलम में 5 लाख आ जाएगा। सेकंड कॉलम में आप 80% कैपेसिटी पे चले गए, 80% पे, और 80% पूरे साल का 28 लाख है, तो एक महीने का कितना हुआ? 9 महीनों का कितना हुआ? 21 लाख पूरा। तो सेकंड कॉलम में 21 लाख हो गया, दोनों को जोड़ दिए, टोटल के कॉलम में आ जाएगा। बस सही करना है आपको, टोटल खर्चे आ गए। अब आप देखो प्रॉफिट पता नहीं है, प्रॉफिट पहले कॉलम में नहीं आएगा, सेकंड कॉलम में नहीं आएगा, थर्ड कॉलम में टोटल प्रॉफिट बता दें 20 लाख कमाना है, 20 लाख ही कमाना है, तो टोटल सेल प्राइस आ जाएगा, टोटल के कॉलम में नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो ध्यान देना, जो मैंने बता दिया वैसे ही करना है। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें Rio Limited undertake to supply 1,000 units of a component per month for month of January, February and March. Every month a batch order is opened against which material and labor are booked. ये किया था, वैसे ही क्वेश्चन है, हमने स्टडी में यहां पे किया, इलस्ट्रेशन में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, वही है सेम। ठीक है, चल पढ़ देता हूं। Rio Limited undertakes to supply 1,000 units of a component per month for a month of January, February and March. हर महीने 1,000 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। Every month a batch order is open against which material and labor costs are booked at actual. Material और labor cost को actual पे रिकॉर्ड करते हैं। Overheads are levied at a rate पर overhead जो है वो लेबर रेट के हिसाब से चार्ज होते हैं। ये देखो डिवाइड कर लीजिए, जनवरी में 3 रुपए पर आवर का ओवरहेड रेट है, यहाँ पर 2 पर आवर का ओवरहेड रेट है, और यहाँ पर 3 पर आवर का ओवरहेड रेट है। सेलिंग प्राइस 15 गिवन है। From the following data calculate the profit per unit of each batch order and overall position of 3,000। तो आपके पास 4 कॉलम बनेंगे, एक जैन का, एक फेब का, एक मार्च का, एक टोटल का कॉलम। क्लियर? टोटल का कॉलम आउटपुट जनवरी का, फरवरी का और मार्च का पता, टोटल भी कर लोगे, टोटल का पता है। मटेरियल कॉस्ट जनवरी फरवरी मार्च की पता है, लेबर कॉस्ट जनवरी फरवरी मार्च की पता है, ओवरहेड मालूम है आपको सीधा ही, लेबर आवर्स कितने लगे हैं उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी। ये 1 मिनट, यहां पर ये वाले लेबर आर यूज नहीं करने हैं, लेबर यहां से डिवाइड करके, ये लेबर कॉस्ट है, ये टोटल लेबर आवर्स है, इनका इस्तेमाल नहीं करना आपने। यहां पे जो बैच के लेबर आवर्स कितने आएंगे? 1250। ये देखो ना 2 रुपए पर आवर लेबर रेट है, ये गलती मत कर देना कि ये वाले लेबर आवर्स उठा लेना, ये पूरे मंथ के लेबर आ रहा है, आपको बैच के बनाने हैं सिर्फ। जनवरी में हो सकता है कितने बैच लगे हो, हमें तो सिर्फ ये वाले बैच की बात करनी है। तो जनवरी में टोटल 4000 लेबर आवर यूज हुए, पर हमारे बैच के लिए कितने यूज हुए? 1250। तो आपको जो ओवरहेड रेट निकालना है 1250 इंटू 3 वो करना है, और यहां पर भी 1500 हो गया, और यहां पर भी 1000। ये लेबर आवर पता लग गया आपको। मटेरियल कॉस्ट होगी आपकी, ये आपकी मटेरियल कॉस्ट होगी, ये आपकी लेबर कॉस्ट होगी, और फिर आपके पास इसी तरीके से ये आर्स आ गए, उनको इनसे मल्टीप्लाई करके आपके पास ओवरहेड आ जाएंगे। टोटल कॉस्ट आ गई, सेलिंग प्राइस आपको मालूम है, प्रॉफिट पता लग गया, टोटल सेल पता लग गया, ईच बैच का पता लग गया, और फिर आपको ओवरऑल पोजीशन पता करनी है। 3000 यूनिट्स के ऊपर क्या आएगा, जैसे हमने पीछे मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेशन में, वैसे करना है। क्लियर है? चलिए टोटल कॉलम जरूर बना लेना।
ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बताना है ऑप्टिमम रन साइज यानी कि ईबीक्यू बताना है आपको, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ये अगर आप ईबीक्यू पे नहीं प्रोड्यूस करते 6000 बना रहे हो तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी बनेगी, ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। और होल्डिंग कॉस्ट यानी कि कैरिंग कॉस्ट पूछा है, ये भी हमने पीछे पॉइंट में डिस्कस किया था, पीछे क्वेश्चन सेम था। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक बैच और क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सेम, उसमें 3 पॉइंट थे, इसमें 2 पॉइंट है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पता करनी है और एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आप इनकर करोगे अगर आप 18,000 यूनिट एक बार में बना लोगे तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट का कॉलम बना के, वही 2 कॉलम, एक अगर आप 18,000 बनाओगे और एक ईबीक्यू बनाओगे, दोनों के ऊपर कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट जोड़ लीजिए और फिर आपको पता लग जाएगा किसमें ज्यादा आ रहा है, वो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। कंप्यूट द ऑप्टिमम रन साइज। ऑप्टिमम रन साइज का मतलब ईबीक्यू एंड नंबर ऑफ रन 365, सॉरी 48,000 डिवाइड बाय ईबीक्यू। नंबर ऑफ रन ऐसी आएगा ना, 48,000 की आपकी डिमांड है, एक बार में आप इतना बना रहे हो, कितनी बार बनाओगे वो आ जाएगा। सेकंड, इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रन्स, बताओ कैसे आएगा, 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कितनी बार बना रहे हो, ये वाला जो यहां से आया नंबर से पता चल जाएगा कि 2 ईबीक्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है। तीसरा, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट वाला कि अगर आप एक बार में 8,000 बनाओगे तो आप कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड करोगे। और चौथा, उसके ऊपर कमेंट करना है आपने। ठीक है जी, नॉर्मल क्वेश्चन है। आइए अब चलते हैं आपके क्वेश्चन बैंक के ऊपर, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इसमें भी कोई खास ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने कवर नहीं हुआ, सिमिलर जैसे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन नॉर्मल है, ये आपका मटेरियल का क्वेश्चन है, गलती से यहां आया हुआ है। ठीक है, ये मटेरियल का, अरे शर्म किया कर, हुआ नहीं, लीड टाइम लूड टाइम मटेरियल का क्वेश्चन नहीं है, लीड टाइम दिया हुआ है, तो ये गलती से यहां आ गया। दूसरा, ये क्वेश्चन देखो हमने अभी डिस्कस किया है, जिसपे मैं मार्क कराऊंगा वही आपको पेपर वाले दिन पढ़ना है। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, आपकी इतनी रिक्वायरमेंट है, आपको सेटअप कॉस्ट ये है, आपकी होल्डिंग कॉस्ट ये है, एवरीथिंग इज गिवन। आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पता करनी है और अगर साथ में पता करना है कि अगर आप एक बार में 7500 यूनिट बना रहे हो इंस्टेड ऑफ ईबीक्यू तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना आएगा, सेम पॉइंट। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी मटेरियल का क्वेश्चन है। मटेरियल क्वेश्चन है, ये मटेरियल का क्वेश्चन है। वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ना, वो तो मटेरियल में होती है, यहां इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी होती है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही टॉपिक है, बस वो मटेरियल के लिए और फिनिश गुड्स के लिए। ये देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, ए लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी which produce vaccine for disease like monkeypox, COVID-19 and chickenpox. A distributor has given an order for 1600 monkeypox vaccines. The company can produce 80 vaccine at a time. To process a batch of 80 monkeypox, हाँ एक बार बना सकते हो और ये खर्चा आएगा आपको। बनानी कितनी है, 1600। याद है लास्ट क्वेश्चन में किया था मफिन्स वाला, नंबर ऑफ बैचेस सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या थे मफिन्स थे और 500 मफिन बनाने थे और एक बैच में आप कितने बना रहे थे, 60 बना रहे थे, 12 पता नहीं 60 पता नहीं 50
600 बनाने थे, एक बार में आप 50 बना रहे थे, मफिन बना रहे थे 600, एक बार में 50 बना रहे थे, तो आपको वो पूरी बैच की कॉस्ट बनानी थी। तो वो सेम क्वेश्चन है ये। पीएस लिमिटेड मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स इन प्री डिटर्मिन्ड लॉट simultaneously. The following costs have been incurred for batch number this. यूनिट प्रोड्यूस हो गया इतने, मटेरियल कॉस्ट इतनी होगी, लेबर कॉस्ट डिपार्टमेंट ए में डिपार्टमेंट बी में 2 लेबर कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट लेबर आर के ऊपर इतना इतना दिया हुआ है, बस जोड़ना ही है, सिंपल ऐड करना है। ठीक, मटेरियल का क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन सेम स्टडी मटेरियल वाला, सेम स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चन है, चेक कर लो। ठीक है जी, स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चन है सेम। ध्यान देना, यहां पर जो ओवरहेड रेट आएगा ना पर आर निकाल के ये रे आर इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ईबीक्यू का क्वेश्चन है, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना प्लीज। ये आपकी एनुअल ये मार्केट डिमांड है, ध्यान देना, ये मार्केट डिमांड है 80 मिलियन, और मार्केट में आपका शेयर इतना है, तो मल्टीप्लाई करके आपकी डिमांड कितनी आ जाएगी मार्केट में। एनुअल डिमांड आपकी सीधा 80 मिलियन नहीं है, 80 मिलियन पूरी मार्केट की डिमांड है, और आपका मार्केट में जो शेयर है वो 2.15% है, तो यहां से आपकी डिमांड आ जाएगी जो कि इतनी आएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ये है और आपका सेटअप कॉस्ट ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला है। और यहां पर अगर वो कह रहे हैं कि हम एक बार आपकी बात ना माने, इतने यूनिट ना बना के हम 20,000 एक बार में बना लें, तो हमारी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। मैडम स्लो हो गया, अब ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, ये भी वही है, इकोनॉमिकल प्रोडक्शन रन पता करना है। 60,000 आपकी एनुअल डिमांड है, ये आपकी सेटअप कॉस्ट है, और ये आपकी पर मंथ कैरिंग कॉस्ट है। पर मंथ कैरिंग कॉस्ट है, पूरे साल की चाहिए आपको, 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, 12 इंटू 12 144। ठीक, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी, और ये सेटअप कॉस्ट है, ये आपकी एनुअल डिमांड है। ये आपका पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट कहते हैं कि भाई अगर हम 15,000 बना ले तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी होगी। ये नॉर्मल ही है, सेम कंपैरिजन करना है आपने। ऑप्टिमम रन साइज, ये देखो, एनुअल डिमांड यहां पे दिया हुआ है, वही मार्केट वाला क्वेश्चन है, सेम मार्केट वाला क्वेश्चन है। मार्केट की डिमांड गिवन है, आपका शेयर मार्केट में इतना है, 1 करोड़ स्टंट की डिमांड है मार्केट में, और आपका मार्केट में शेयर 10% है, तो ये आपकी एनुअल डिमांड। सेटअप कॉस्ट गिवन है, और ये आपकी पर मंथ की कैरिंग कॉस्ट गिवन है, 12 से मल्टीप्लाई करना तो पूरे साल की आ जाएगी। ठीक है, और आपको मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है पूरे साल की, 2 से डिवाइड कर लीजिए, बैच साइज जो भी आएगा उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, और जो भी आपकी कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट पर एनम उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बैच वाला सेम, आपको 800 चॉकलेट बनवानी है, एक बैच में 40 बनती हैं, वही मफिन वाला क्वेश्चन है सेम। ठीक है जी, ये भी सेम, एनुअल डिमांड गिवन है, और आपकी होल्डिंग कॉस्ट गिवन है, और आपकी सेटअप कॉस्ट गिवन है। आपसे ईबीक्यू पूछा है, और आपसे पूछा कि अगर आप 40,000 बनाओगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इनकर्ड करनी पड़ेगी। ठीक, सेम, ये क्वेश्चन सेम है। ये ध्यान देना, ये करके आना आपने, पढ़
ये करना है, आपने खुद से करना है, हो जाएगा। इसको जरूर कर लो अभी, ठीक है। ये पेपर वाले दिन में नहीं होगा, कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि कुछ मुश्किल है, बट लेंथी है, हर चीज की अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ये एमटीबी अप्रैल 2022 और आरटीबी में 24। हाँ, तो ये उसका क्वेश्चन है, क्लियर है। तो आप प्लीज इसको ट्राई करना, सॉल्व है ये क्वेश्चन। कर लिया आप लोगों ने? एक बार चेक कर लेना, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। किसमें? होल्डिंग कॉस्ट किसमें? जो भी सोल्यूशन में किया होगा वो कर लेना, देख लेते एक बार। हाँ जी प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16, डीएसएम। आपकी एनुअल डिमांड इतनी है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ये तो मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट, ये बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं, नंबर ऑफ बैचेस of RP to be produced where the cost incurred on batch setup and carrying cost is optimum level। तो EBQ का फॉर्मूला एक्सप्लेन करने को बोला है इन्होंने। उन्होंने बोला कि आप EBQ का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दीजिए। आप होल्डिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट को, कैरिंग कॉस्ट को मिनिमम, सेटअप कॉस्ट को मिनिमम करना चाह रहे हैं। एनुअल डिमांड आपको मालूम है, होल्डिंग कॉस्ट पता है और सेटअप कॉस्ट पता है, किस तरीके से आप उसको मिनिमम कर सकते हैं, तो कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला डिस्कस करना है यहां पर, ठीक है। क्लियर है जी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर जॉब कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग अगला, जॉब कॉस्टिंग करेंगे पहले, नेक्स्ट लेक्चर जॉब कॉस्टिंग। थैंक यू सो मच।